वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2011 में आई मूवी अननोन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है लियाम नीसन। मूवी की शुरुआत में हमें एक गजब का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मार्टिन और उसकी वाइफ लिज प्लेन से बर्लिन जा रहे हैं। इसके बाद बर्लिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ये कपल अपने पासपोर्ट्स चेक करवाते हैं। इनका बर्लिन में आने का रीजन एक बायोटेक समिट में शामिल होना है, जिसमें मार्टिन प्रेजेंटेशन देने वाला है। इसके बाद ये लोग टैक्सी लेकर होटल जाने लगते हैं, मगर मार्टिन गलती से अपना ब्रीफकेस कार में रखना भूल जाता है और जल्द ही ये लोग होटल पहुंच जाते हैं। मगर सामान की चेकिंग पर मार्टिन को समझ आता है कि वो अपना ब्रीफकेस एयरपोर्ट पे ही छोड़ आया है, तो वो एयरपोर्ट के लिए वापस निकल जाता है, वो भी अपनी वाइफ लिज को बिना बताए। वैसे मार्टिन के टैक्सी ड्राइवर का नाम जीना है, मगर तभी अचानक से इनके सामने वाले ट्रक से सामान गिरने लगता है और बचने के चक्कर में जीना गलती से कार को ब्रिज से पानी में कुदा देती है और झटके से मार्टिन की खोपड़ी शीशे से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जीना फिर जैसे तैसे करके मार्टिन को बाहर निकाल लेती है और इसके बाद जीना मार्टिन को सेफ जगह लाकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद जब मार्टिन को होश आता है तब वो हॉस्पिटल में मौजूद था, मगर चोट लगने के कारण मार्टिन 4 दिन से कोमा में था। मगर होश आने पर मार्टिन कुछ अजीब बिहेव करता है, मानो उसे पार्शियल एमनीसिया हो। मार्टिन को सिर्फ इतना ही याद आ रहा होता है कि वो अपनी वाइफ लिज के साथ बर्लिन आया था, मगर वो यहाँ पे क्यों आया और कैसे आया ये सब मार्टिन को याद नहीं आ रहा है। इसके बाद मार्टिन टीवी पे न्यूज देखता है, जिस पर बायोटेक समिट से रिलेटेड न्यूज चल रही होती है, जो कि होटल एल्डोन में होने वाली है। तो मार्टिन को याद आ जाता है कि वो यहाँ पर समिट में आया है। इसके बाद मार्टिन हॉस्पिटल से निकल जाता है और सीधा होटल एल्डोन में पहुंच जाता है, जहाँ उसे लिज दिख जाती है। तो वो लिज को फॉलो करता है, मगर जब वो लिज को गले लगाने वाला था तब लिज ऐसे बिहेव करती है जैसे वो मार्टिन को जानती ही ना हो। पहले तो मार्टिन को ये सब लिज का प्रैंक लगता है, मगर जब लिज एक दूसरे ही आदमी को दिखाकर बोलती है कि ये मेरे हस्बैंड डॉक्टर मार्टिन हैरिस हैं, तो रियल मार्टिन ये देख के दंग रह जाता है कि ये सब क्या हो रहा है और उसकी वाइफ उसे पहचान ही नहीं रही है और उसकी आइडेंटिटी किसी और आदमी ने ले ली है। तो फिर होटल सिक्योरिटी रियल मार्टिन को यहाँ से ले जाने लगते हैं और फिर मार्टिन से सिक्योरिटी रूम में पूछताछ होती है। मार्टिन बोलता है कि वो दूसरा आदमी मार्टिन नहीं है, वो कोई बहरोपिया है जो मार्टिन होने का नाटक कर रहा है। मगर जल्द ही सिक्योरिटी ऑपरेटर मार्टिन हैरिस की डिटेल को इंटरनेट पर निकाल लेता है, मगर इंटरनेट पे भी फेक वाले मार्टिन की डिटेल शो हो रही थी, जैसे वही रियल मार्टिन हो। सो गाइस, अब यहाँ पर 2 मार्टिन हैं, तो नाम में कंफ्यूजन न हो तो हम रियल मार्टिन को मार्टिन बुलाएंगे और फेक मार्टिन को उसके सरनेम से हैरिस बुलाएंगे। इसके बाद मार्टिन हॉस्पिटल जाने का बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाता है और अब मार्टिन बहुत दुखी है, क्योंकि उसकी पहचान छिन गई है और उसकी वाइफ भी, और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। जब मार्टिन रास्ते पर भटक रहा होता है तब उसे अपने दोस्त रॉडनी कोल का नाम याद आता है, तो वो कोल के लिए वॉइस मैसेज छोड़ता है जिसमें वो अपना सारा मैटर समझा देता है। मगर जब मार्टिन एक सबवे से जा रहा होता है तब एक आदमी उसका पीछा करता है, तो जैसे तैसे करके मार्टिन उससे बचकर निकल जाता है। इसके बाद मार्टिन कुछ पुरानी बातें याद करने लगता है, जिसमें उसे प्रोफेसर ब्रेसलर का नाम याद आता है। और जब मार्टिन एक कैब को देखता है तो उसे जीना का टैक्सी नंबर याद आ जाता है, तो वो टैक्सी सर्विस वाले के यहाँ तक पहुँच जाता है। मगर यहाँ का मैनेजर बोलता है कि जीना नाम की लड़की ने उसके 20,000 यूरो का नुकसान करवा दिया है और ये इलीगल इमिग्रेंट्स अपनी मनमानी चलाते हैं। इसके बाद टैक्सी सर्विस में ही काम करने वाला एक आदमी मार्टिन को जीना तक ले जाता है, जो कि अब दूसरी जगह पे काम कर रही है। जीना मार्टिन को पहचान लेती है, मगर जीना मार्टिन से कोई कांटेक्ट रखना नहीं चाहती और न ही वो मार्टिन की हेल्प करना चाहती है। इसके बाद मार्टिन एक यूनिवर्सिटी जाता है ताकि वो प्रोफेसर ब्रेसलर से मिल सके, मगर जब वो प्रोफेसर की लैब तक पहुंचता है तब वो देखता है कि हैरिस यहाँ पहले से मौजूद है और उसे देखकर मार्टिन भड़क जाता है। मार्टिन प्रोफेसर ब्रेसलर को बताता है कि हम दोनों ने फोन पर बहुत बार बातें की हैं, मगर इस समय हैरिस ईवल स्माइल दे रहा होता है, क्योंकि जो बातें मार्टिन बता रहा है वो हैरिस को भी पता है। और जल्द ही प्रोफेसर को यकीन हो जाता है कि मार्टिन सही आदमी नहीं है। तो जब पुलिस यहाँ पे आती है तब हैरिस अपनी ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर बोलता है कि मैं ही मार्टिन हैरिस हूँ और ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। मगर हद तो तब हो जाती है जब हैरिस के पास लीजा के साथ पुरानी पिक्चर्स भी मौजूद थीं और अब मार्टिन को अच्छे से ध्यान है कि इस पिक्चर में तो उसे होना चाहिए था, और फिर इतना बड़ा शॉक मार्टिन झेल नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब मार्टिन को होश आता है तब वो फिर से हॉस्पिटल में मौजूद था, तो वहाँ की एक नर्स मार्टिन को परेशान देखकर उसकी मदद करना चाहती है, तो वो एक पेपर पर डिटेक्टिव जर्गन का नाम और पता लिखकर मार्टिन को दे देती है। इसके बाद डॉक्टर मार्टिन को बताता है कि तुम्हारे सर की चोट के कारण तुम कंफ्यूज हो रहे हो और अपनी लाइफ के फेक इल्यूजन बना रहे हो और तुम्हें पार्शियल मेमोरी लॉस है। डॉक्टर बोलता है कि हमें तुम्हारे ऊपर कुछ टेस्ट करने होंगे, शायद कुछ पता चले। जब इसके बाद मार्टिन के कुछ टेस्ट होते हैं तो यहाँ पर भी वो आदमी आ जाता है जो सबवे में मार्टिन को फॉलो कर रहा होता है और वो आदमी मार्टिन को एक स्ट्रेचर पे लिटा देता है
मगर तभी यहाँ पर वो अच्छी वाली नर्स आ जाती है, मगर वो हिटमैन नर्स को बेरहमी से मार देता है। और जब वो हिटमैन नर्स को ठिकाने ले जा रहा होता है, तब मार्टिन ने एक सीजर छुपा ली थी और वो खुद को आजाद कराकर यहाँ से निकल जाता है और हिटमैन उसका पीछा करने की कोशिश करता है, मगर मार्टिन जल्दी से भीड़ में घुल मिलकर गायब हो जाता है। इसके बाद मार्टिन नर्स से मिले एड्रेस तक पहुंच जाता है और डिटेक्टिव जर्गन को नर्स से मिली स्लिप दे देता है और डिटेक्टिव जर्गन पेपर पर लिखी राइटिंग को पहचान लेता है। मार्टिन बताता है कि वो लेडी बहुत अच्छी नर्स थी, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसे किसी ने मार दिया है। इसके बाद जर्गन मार्टिन को अपने ऑफिस ले जाता है और बताता है कि मैं पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का मेंबर था, जो कि ईस्ट जर्मनी की सीक्रेट पुलिस थी। इसके बाद मार्टिन जर्गन को अपनी पूरी कहानी सुना देता है। मार्टिन बोलता है कि एक बार के लिए तो उन लोगों ने मुझे पागल साबित कर दिया था और शायद मुझे भी यकीन होने लगा था कि मेरी दिमागी सिचुएशन सही नहीं है, मगर जब उन लोगों ने मुझे मारने के लिए हिटमैन भेजना चालू कर दिया तो मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। मार्टिन बोलता है कि किसी की आइडेंटिटी इतनी आसानी से छीनी नहीं जा सकती और इस सब में जरूर हाई लेवल के लोग शामिल हैं, क्योंकि वही लोग मेरी आईडी, पासपोर्ट और यहाँ तक कि इंटरनेट में मौजूद इंफॉर्मेशन को बदल सकते हैं। इसके बाद मार्टिन जर्गन को अपनी नोटबुक देकर बोलता है कि ये नोटबुक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जर्गन नोटबुक में पहले तो मार्टिन का शेड्यूल देखता है और फिर लिज की राइटिंग को, तो जर्गन कुछ सोचकर बोलता है कि इस सब में तुम्हारी वाइफ भी शामिल है, यानी जो भी ऐसा कर रहा है वो तुम्हें जानता है या जानता था और वो तुम्हारा दोस्त या जानकार कोई भी हो सकता है। जर्गन बोलता है कि तुम लिज को जानते हो, मगर लिज ऐसे शो कर रही है कि वो तुम्हें नहीं जानती और इसके सिर्फ दो ही पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, या तो वो तुम्हारा यूज कर रही थी या अभी लिज को ऐसा करने के लिए कोई फोर्स कर रहा है, और जो भी ऐसा कर रहा है वो इस सब की काफी समय से प्लानिंग कर रहा था, वरना ये सब इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। उनके पास पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, फैमिली फोटोज सब कुछ हैं। ये एक प्री प्लान एक्शन है, मगर इस सब में सिर्फ एक ही ब्रेक इवन पॉइंट है और वो है तुम्हारा एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट प्री प्लान नहीं था। जो भी ये सब कर रहा है वो लोग अपने काम में बेस्ट हो सकते हैं, मगर वो लोग भगवान नहीं है। जर्गन बोलता है कि मिस्टर मार्टिन, एक और सवाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई तुम्हारी जगह क्यों लेना चाहेगा, इससे उन्हें क्या हासिल हो सकता है। जर्गन बोलता है कि न जाने क्यों मिस्टर मार्टिन, मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन है। तो शुरुआत करते हैं लैंगबोर यूनिवर्सिटी से, जहाँ तुम काम करते थे। वहाँ तुम्हारा कोई कलीग होगा, उसे कांटेक्ट करो। और हाँ मिस्टर मार्टिन, उस टैक्सी ड्राइवर को भी मेरे पास ले पे आना, मैं उसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। वो लड़की वहाँ पे मौजूद थी जहाँ इस सब की शुरुआत हुई थी, शायद वो कुछ जानती हो। इसके बाद मार्टिन जीना तक पहुँच जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बचाने के बाद वहाँ से क्यों भागी थी, क्योंकि तुम इलीगल इमिग्रेंट हो। अगर पुलिस को पता चल जाता तो वो तुम्हें जर्मनी से डिपोर्ट कर देते। मार्टिन बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो और बदले में मेरी वॉच ले लो। ये कम से कम 5000 यूरो की है और ये घड़ी मुझे मेरी वाइफ ने दी थी। मैं बस चाहता हूँ कि तुम एक आदमी को बताओ कि मेरे एक्सीडेंट के बाद वहाँ पे क्या हुआ था, वो सब डिटेल जो तुम्हें याद आए, छोटी बड़ी जैसे भी हो। तो जीना को मार्टिन पर तरस आ जाता है और वो मार्टिन को बताती है कि मैंने तुम्हें एल्डोन होटल से पिक किया था और तुम एयरपोर्ट जाना चाहते थे और तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे। इसके बाद जीना मार्टिन को अपने घर ले जाती है, क्योंकि बिना आईडी और पासपोर्ट के मार्टिन को कोई भी रूम नहीं दे रहा था। वहीं जर्गन भी अपने एक दोस्त को कॉल लगाता है जो कि एयरपोर्ट पर काम करता था और जर्गन उसे एक फेवर मांगता है और फिर जर्गन बायोटेक समिट पर रिसर्च करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि इस इवेंट के स्टार दो लोग हैं, डॉक्टर ब्रेसलर और प्रिंस शाडा। जर्गन एक वीडियो में देखता है कि हाल ही में प्रिंस पर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था। वहीं जीना मार्टिन को बताती है कि मुझे अब बस 4000 यूरो और जमा करने हैं और उसके बाद मैं अपने आईडी पेपर खरीद पाऊंगी और फिर इस जगह से दफा हो जाऊंगी। और जब मार्टिन नहा रहा होता है तब यहाँ पर वो पहले वाला हिटमैन आ जाता है और वो जीना को अपने कंट्रोल में कर लेता है, मगर मार्टिन पीछे से आकर हिटमैन पर हमला कर देता है और जीना मौका पाकर यहाँ से भाग जाती है। मगर बाहर एक और हिटमैन मौजूद था, तो डर के जीना वापस अपने रूम तक पहुँच जाती है जहाँ पर पहले वाला हिटमैन मार्टिन को मारने वाला था। तो जीना उस हिटमैन की गर्दन में पॉइजन इंजेक्ट करके उसे मार देती है और जब तक दूसरा वाला हिटमैन ऊपर तक आता है तब तक मार्टिन और जीना यहाँ से भाग चुके थे। मार्टिन जीना को बताता है कि वो आदमी बुरा था, उसने हॉस्पिटल में एक अच्छी नर्स को मार डाला था, मगर अब दूसरे वाला हिटमैन इनका पीछा कर रहा था और काफी देर चेज के बाद दोनों की गाड़ी ठुक जाती है। हिटमैन की गाड़ी तो एक पोल में घुस जाती है और मार्टिन के कार के टायर्स ऊपर की तरफ हो जाते हैं, मगर जब तक हिटमैन इन दोनों को ढूंढ पाता तब तक मार्टिन और जीना पब्लिक में घुल मिलकर एक नाइट क्लब में घुस जाते हैं। इसके बाद जीना मार्टिन पे काफी भड़कती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही अब मैं खतरे में पड़ गई हूँ,
तुम्हें पता है उन्हीं हिटमैन जैसे लोगों ने मेरे परिवार को बोस्निया में मार दिया था, मेरे भाई बहन किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, और अब उन लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया है और अब वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। इसके बाद मार्टिन अपनी नोटबुक में लिखे कोड्स को ध्यान से देखता है जिन्हें लिज ने लिखा था। तो मार्टिन को पता चलता है कि ये कोड इसी बुक के पेज, पैरा और वर्ड्स नंबर हैं जिन्हें मार्टिन सर्कल कर लेता है। इसके बाद मार्टिन इन कोड से मिले वर्ड्स को जर्गन को दिखाता है। तो जर्गन इन वर्ड्स को पढ़कर बोलता है कि ये वर्ड असल में कुछ प्लांट्स के लैटिन नेम है और मैंने इन नामों को प्रोफेसर ब्रेसलर की रिसर्च में भी देखा है। जर्गन बताता है कि प्रोफेसर ब्रेसलर और प्रिंस काफी करीब हैं और प्रिंस ही बायोटेक समिट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मार्टिन बताता है कि प्रोफेसर ब्रेसलर दुनिया में लोगों की भूख मिटाना चाहते हैं और वो किसी तरह की क्रॉप पर रिसर्च कर रहे हैं और प्रिंस शाडा प्रोफेसर ब्रेसलर के काम को फंडिंग कर रहे हैं। प्रिंस जानता है कि दुनिया को ऑयल से ज्यादा फूड की जरूरत है और अगर मिडिल ईस्ट का तेल खत्म हो भी जाता है तब भी ये न्यू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट उसका पेटेंट बन जाएगा और उससे ऑयल की तरह खूब सारा पैसा आएगा, वो भी सालों साल तक। इसके बाद जर्गन बोलता है कि प्रिंस के इस कदम से कुछ लोग खुश नहीं हैं और प्रिंस पर उसके देश में कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने मारने की कोशिश की है। और तो और आज रात ब्रेसलर की स्पीच देने से पहले एक कॉकटेल पार्टी है। जर्गन बोलता है कि मार्टिन तुम भी उस पार्टी में इनवाइटेड थे, यानी एक छोटे से हॉल में पार्टी होगी जिसमें मार्टिन हैरिस को होना चाहिए। और अब मार्टिन हैरिस की यानी तुम्हारी पहचान चोरी हो गई है। पहले भी प्रिंस शाडा पर कई बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है और अब जस्ट पार्टी से पहले तुम्हारी पहचान छिन जाना एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और इस बात से इन सभी को अंदाजा हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। मार्टिन जीना से बोलता है कि जर्गन का शक शायद सही है, मुझे लिज से कांटेक्ट करना होगा और जिन लोगों ने लिज को अपने साथ रखा है वो लोग वही शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं जिन्हें मैंने बनाया था। और मुझे पता है कि लिज आज कहाँ होगी और मुझे ये भी पता है कि किस समय पर हैरिस प्रोफेसर ब्रेसलर से मिलने जाएगा क्योंकि ये शेड्यूल मैंने ही लिखा है। इसके बाद मार्टिन लिज को फॉलो करने लगता है और दूसरी तरफ जीना हैरिस और प्रोफेसर ब्रेसलर पर नजर रख रही होती है। इसके बाद मार्टिन लिज तक पहुंच जाता है। पहले तो लिज ऐसे बिहेव करती है कि वो मार्टिन को जानती ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर दूसरे वाला असैसिन भी मौजूद था, मगर लिज मार्टिन को अलग ले जाकर बोलती है कि मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया जा रहा है और जो ब्रीफकेस एयरपोर्ट पर रह गया है उसे ढूंढो और एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार करो। इसके बाद मार्टिन जीना को बताता है कि मुझे जल्द ही एयरपोर्ट पहुंचना होगा। वहीं दूसरी तरफ जर्गन को अपने घर की डोर पर एक एनवेलप मिलता है जिसमें मार्टिन और लिज के फोटो थे और ये फोटो तब के थे जब वो दोनों पासपोर्ट चेक करा रहे थे, यानी ये एनवेलप जर्गन के एयरपोर्ट वाले दोस्त ने भेजा है। मगर तभी जर्गन को रॉडनी कोल नाम के आदमी का कॉल आता है। कोल बोलता है कि मैं मार्टिन का दोस्त बोल रहा हूँ, आपने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा था। और तो और मार्टिन के भी 2 मैसेज आए थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो जर्गन कोल को सारा माजरा समझा देता है, मगर कोल ऐसे बिहेव करता है कि उसे मार्टिन के लिए बहुत अफसोस है और वो जल्द ही जर्गन के घर तक पहुंच जाता है। मगर जर्गन जल्द ही कोल को पहचान लेता है। जर्गन बोलता है कि मैं पहले एक जासूस था और मैंने अपनी जवानी के दिनों में कुछ रूमर्स सुने थे और वो रूमर्स एक यूरोपियन बेस्ड असैसिनेशन यूनिट के बारे में थे जिसे सेक्शन 15 कहा जाता था। सेक्शन 15 एक फ्रीलांसिंग असैसिनेशन यूनिट थी। वो लोग किसी के लिए भी काम करते थे जो भी उन्हें मोटा पैसा देता था। वो लोग पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट सबके लिए काम करते थे। मगर खास बात ये है कि सेक्शन 15 अपने मिशन में कभी भी फेल नहीं हुआ और शायद सेक्शन 15 अभी भी मौजूद है। तो कोल पूछता है कि जब तुम इतना जानते हो तो मेरे फोन आने के बाद तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं। तो जर्गन बोलता है कि मैं सेक्शन 15 से कैसे भाग सकता हूँ, मैं तो चल भी नहीं सकता। तो कोल बोलता है कि मुझे हर उस आदमी के नाम चाहिए जैसे तुमने या मार्टिन ने हाल फिलहाल में कांटेक्ट किया है। मगर तभी जर्गन की हालत खराब होने लगती है और फिर वो मर जाता है। असल में जर्गन ने अपनी चाय में जहर मिला दिया था ताकि कोल उसे कोई जानकारी न निकल पाए। कोल कहता है कि तुम काफी हिम्मत वाले हो। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन और जीना एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं और उन्हें ब्रीफकेस मिल भी जाता है जिसमें मार्टिन का पासपोर्ट भी मौजूद था, यानी वो सच में मार्टिन हैरिस है। मगर उसे एक पिक्चर मिलती है जिसमें लिज और वो खुद मौजूद था, मगर उसने ऐसा ही फोटो हैरिस के पास भी देखा था, मगर उसमें फेक मार्टिन मौजूद था। इसके बाद जीना यहाँ से जाने लगती है यह कहकर कि अब तुम्हें तुम्हारी लाइफ और पहचान वापस मिल गई है और अब मुझे अपनी लाइफ जीनी है। तो मार्टिन अपने ब्रीफकेस से काफी पैसे निकालकर जीना को दे देता है यह कहकर कि ये मेरी हेल्प करने के लिए है, तुम अच्छी लड़की हो। तो जीना पूछती है कि क्या तुम्हें लिज पर पूरा भरोसा है, मगर इसका जवाब सुने बगैर ही जीना मार्टिन को उसकी वॉच लौटा देती है यह कहकर कि ये वॉच तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है और मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। जीना के जाते ही रॉडनी कॉल यहाँ पे पहुँच जाता है और बोलता है
कि मेरे भाई कि तुम किस झमेले में फंस गए हो। मगर जब जीना यहाँ से बाहर जा रही होती है तो वो देखती है कि मार्टिन एक आदमी के साथ जा रहा है और ऑब्वियसली मार्टिन उस आदमी को जानता है। मगर तभी वो हिटमैन मार्टिन को टेजर से बेहोश कर देता है। तो ये देखकर जीना समझ जाती है कि मार्टिन खतरे में है। तो जीना एक कार चुराकर उन लोगों का पीछा करती है। वहीं कोल मार्टिन को एक अबैंडन बिल्डिंग तक ले आता है। कोल बोलता है कि तुम सच में सोचते हो कि तुम मार्टिन हैरिस हो। बेशक वो दूसरा वाला आदमी मार्टिन हैरिस नहीं है, मगर तुम भी मार्टिन हैरिस नहीं हो। मार्टिन हैरिस जैसा कोई भी शख्स नहीं है। मार्टिन हैरिस तो बस तुम्हारा कवर है। तुमने इस बायोटेक समिट में शामिल होने के लिए मार्टिन हैरिस की आइडेंटिटी क्रिएट की थी। और रही बात लिज की, वो तुम्हारी वाइफ नहीं है और लिज ने ही हमें तुम्हारे पीछे भेजा है। तभी मार्टिन को याद आता है कि लिज के साथ वाली फोटो को कोल ने ही खींचा था। कोल बोलता है कि लिज सही थी, तुम अपनी फैंटेसी में पूरी तरह से डूब चुके हो और इसलिए लिज को बैकअप बुलाना पड़ा, जो कि वो दूसरे वाला मार्टिन था। कोल बोलता है कि मार्टिन तुम्हारा दोस्त जर्गन मर चुका है, उसे सेक्शन 15 के बारे में पता चल गया था एंड आई एम सॉरी, मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और जब वो हिटमैन मार्टिन को मारने वाला था तब कोल बोलता है कि तुम मेरे बेस्ट हिटमैन थे, मगर तुमने हमारी 1 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। तुम एक नेमलेस हिटमैन हो और तुम नेमलेस ही मर जाओगे। मगर तभी जीना यहाँ आकर हिटमैन और कोल की वैन को ठोक देती है और उन्हें बिल्डिंग से गिरा देती है, जिससे कोल और हिटमैन का हैप्पी बर्थडे हो जाता है। इसके बाद मार्टिन अपने ब्रीफकेस के हिडन कंपार्टमेंट को खोलता है, जिसमें उसके काफी सारे पासपोर्ट मौजूद थे, वो भी अलग अलग नामों से, और इसमें लिज के भी अलग अलग नाम से पासपोर्ट थे। अब मार्टिन बहुत परेशान है कि वो अब क्या करे। इसके बाद जीना ब्रीफकेस से एक पेपर निकालकर पढ़ती है, जिसमें मार्टिन हैरिस नाम के कवर की स्क्रिप्ट लिखी थी। यानी मार्टिन ने जो भी अब तक रियल समझा था वो उसने इस स्क्रिप्ट से याद किया था। यानी मार्टिन असल में कौन है इसका उसे खुद भी पता नहीं है, उसे तो बस ये स्क्रिप्ट याद है। तभी एक पासपोर्ट पर जीना को एक एंट्री स्टैम्प मिल जाती है, जो कि बर्लिन में 3 महीने पहले एंट्री के टाइम पर लगाई गई थी। यानी मार्टिन यहाँ पर पहले भी आ चुका है। तो ये जानकर मार्टिन को कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं। मार्टिन बोलता है कि हम लोग हत्यारे हैं और आज रात प्रिंस शाडा की हत्या कर दी जाएगी और उसके होटल रूम में एक बॉम्ब है और मैंने ही उस बॉम्ब को होटल रूम में प्लांट किया था। और अब मार्टिन ये जानकर काफी दुखी है कि वो एक हत्यारा है और वो एक बुरा आदमी है। तो जीना बोलती है कि तुम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, मगर फ्यूचर को तुम अपने हिसाब से जी सकते हो, चाहे अच्छा आदमी बनकर या बुरा आदमी बनकर। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस का कारवां होटल की तरफ जाने लगता है और वो जल्द ही होटल तक पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात लिज और फेक मार्टिन से होती है। और जल्द ही पार्टी में प्रोफेसर ब्रेसलर भी आ जाता है। इसके बाद मार्टिन और जीना चोरी छुपे होटल तक पहुंच जाते हैं। वहीं लिज सीक्रेटली एक जगह पर अपनी पेन ड्राइव लगा देती है और फिर एक रूम में बैठकर एक बैग में मौजूद हार्ड ड्राइव को एक्सेस करने लगती है। यानी ये बैग प्रोफेसर ब्रेसलर का है, जिसमें एक हार्ड ड्राइव मौजूद है जिसमें प्रोफेसर ब्रेसलर का सारा रिसर्च डाटा मौजूद है। इसके बाद लिज एक नोटबुक निकालती है जो कि बिल्कुल मार्टिन के नोटबुक जैसी है और उसमें कुछ कोड्स लिखे हैं। जब लिज इन कोड्स के पेज, पैरा और वर्ड्स को चेक करती है तब एक प्लांट का नेम बनता है और यही नाम प्रोफेसर ब्रेसलर की हार्ड ड्राइव का पासवर्ड था। और फिर वो ब्रेसलर के सारे रिसर्च डाटा को कॉपी कर लेती है। वहीं अब ब्रेसलर को भी कुछ शक हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं मार्टिन और जीना को सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं। तो मार्टिन सिक्योरिटी हेड को बताता है कि मेरा विश्वास करो, प्रिंस के रूम में बॉम्ब लगा हुआ है, मैंने ही उसे लगाया है। चाहो तो 3 महीने पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्ड चेक करो, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग में मिल जाऊंगा। वहीं लिज बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है, जिसमें 5 मिनट का टाइमर चालू हो जाता है। वहीं जब ब्रेसलर अपने बैग को चेक करने जाता है तभी लिज वहां आकर बड़ी चालाकी से ब्रेसलर को चकमा देकर पेन ड्राइव निकाल लेती है और फिर वो फेक मार्टिन को इशारा कर देती है कि काम पूरा हुआ और अब चलो यहाँ से। वहीं सिक्योरिटी रूम में 3 महीने पुरानी फुटेज मिल जाती है जिसमें मार्टिन मौजूद था, यानी उसके बॉम्ब लगाने वाला क्लेम बिल्कुल सच है। तो सिक्योरिटी हेड होटल में अलार्म बजवा देता है और फिर जल्दी से सभी गेस्ट को इवैक्यूएट किया जाता है। तो लिज फेक मार्टिन से बोलती है कि लगता है कि हमारा राज खुल चुका है, तुम टारगेट को ढूंढो और उसे मार दो और मैं बॉम्ब को ठिकाने लगाकर आती हूँ, क्योंकि उन्हें जल्द ही मेरे बारे में पता चल जाएगा और मैं कोई भी सुराग छोड़ना नहीं चाहती, खासकर एक बॉम्ब प्लांटिंग से रिलेटेड। वहीं जब ब्रेसलर अपनी बेटियों के साथ बाहर जा रहा होता है तब मार्टिन उसे सीसीटीवी में देख लेता है। तब उसे ब्रेसलर की बेटियों के नाम याद आते हैं, जो कि लिली और लॉरेल हैं, जिनका लैटिन नाम याद करते ही वो समझ जाता है कि ये तो वही कोड हैं जो कि नोटबुक में लिखे थे। यानी वो कोड्स किसी तरह के पासवर्ड हैं। मार्टिन समझ जाता है कि ब्रेसलर एक वैरायटी के कॉर्न पे काम कर रहा था जो कि हर क्लाइमेट में उग सके, और अगर किसी को रिसर्च मिल गई और ब्रेसलर मारा गया
तो बिलियंस ऑफ डॉलर की धन संपत्ति गलत हाथों में चली जाएगी और अगर बॉम्ब फटता है तो प्रिंस मारा जाएगा और सबको लगेगा कि आतंकवादियों ने उसे मार दिया है। मगर असल टारगेट तो शुरुआत से ही प्रोफेसर ब्रेसलर था। तो ये समझते ही मार्टिन प्रोफेसर की डायरेक्शन में भागने लगता है और जल्द ही उस तक पहुंचकर फेक मार्टिन को रोक लेता है, जो कि प्रोफेसर को मारने ही वाला था। इसके बाद इन दोनों में फाइट चालू हो जाती है। वहीं लिज भी बॉम्ब तक पहुंच जाती है ताकि उसे डिसआर्म कर सके, मगर उससे ही पहले बॉम्ब फट जाता है, जैसे लिज का हैप्पी बर्थडे हो जाता है। वहीं बॉम्ब धमाके से मार्टिन को फिर से चोट लग जाती है, जिससे उसे लिज के साथ फोटो वाले सीन याद आने लगते हैं, जिससे उसे याद आ जाता है कि लिज कभी भी उसकी वाइफ नहीं थी, वो तो बस बाकियों की तरह एक किलर है। यानी उसका लिज के साथ कभी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। इसके बाद मार्टिन को अपनी सभी फाइटिंग स्किल्स याद आ जाती हैं और वो फेक वाले मार्टिन को कूटना चालू कर देता है और जल्द ही उसे मार देता है। और ये सब जीना भी देख लेती है, मगर ये बहादुर लड़की बिना डरे ही मार्टिन के पास जाकर उसके हाथ से कांच निकाल देती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रेसलर बिल्कुल सेफ है। इसके बाद हम न्यूज देखते हैं। फेमस प्रोफेसर ब्रेसलर ने न्यू टाइप की क्रॉप के बारे में अनाउंस किया है कि ये कॉर्न हर क्लाइमेट में उग सकता है और ये क्रॉप पूरी दुनिया में बिल्कुल पेटेंट और कॉपीराइट फ्री उपलब्ध कराई जाएगी और ये तोहफा है प्रिंस शाडा की तरफ से मैनकाइंड के लिए। वहीं हमें मार्टिन दिखाया जाता है जो कि जीना को न्यू पासपोर्ट देकर बोलता है कि अब से तुम क्लॉडिया मेरी टेलर हो और अब तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। वैसे अब मैं हेनरी टेलर हूँ। तो ये सुनकर जीना मार्टिन का इशारा समझ जाती है। ऑब्वियस ही बात है कि दोनों के सरनेम टेलर हैं, यानी अब उनका रिलेशन पक्का हुआ। वैसे जीना भी मार्टिन को सीक्रेटली पसंद करती है। तो ये न्यू कपल ट्रेन में बैठकर निकल जाता है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो भी के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।